lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपनी जो है सेकंड एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक क्लास इस चैप्टर की लगा चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एडजस्टमेंट, जिसमें हमने उसका बेसिक किया था बिल्कुल कि एक्चुअल में एडजस्टमेंट क्यों करनी है, क्या होती है, और एक आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट की थी जो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी करते आ रहे थे, राइट। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट करेंगे जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, या इसको हम कहते हैं एक्सपेंसिस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग और इसमें ही प्रीपेड भी आएगा, आई थिंक थर्ड प्रीपेड ही होगा, वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये कंप्लीट करते हैं। तो अब मेरी बात समझो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होता क्या है। आउटस्टैंडिंग के नाम से क्लियर हो रहा है विच हैज़ बिन ड्यू, कि हमारी जो पेमेंट है वो ड्यू हो गई है लेकिन पेमेंट करनी अभी बाकी है, पेमेंट नहीं की। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि 1 मार्च से लेके, ठीक है, 31 मार्च मतलब 31 मार्च की लोगों ने काम तो कर दिया, हमारे एम्प्लॉयज़ ने हमारा काम तो कर दिया, उसको हमें अभी सैलरी देनी बाकी है, समझ रहे हो। तो वो क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो अभी देनी बाकी है लोगों को, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। क्या बनेगी, लाइबिलिटी। ये बात ध्यान में रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा है कि हमने लोगों से काम करवा लिया, या जो खर्चा है वो हो तो गया लेकिन अभी पेमेंट करनी बाकी है, समझ रहे हो, ठीक है। तो वो चीज आ जाएगी। तो इसको दो जगह कहाँ ट्रीट करोगे भाई, मैंने आपको बताया था कि जो भी एडजस्टमेंट होती है उसकी हमेशा 2 जगह ट्रीटमेंट होगी। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग की बात करूं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा, वो एक तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ तक तो क्लियर है। एक तो वो जाएगा लाइबिलिटी साइड में कि हमारा खर्चा बढ़ गया, हम लाइबल हैं पे करने के लिए, और एक वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट बेस्ड ऑन की आउटस्टैंडिंग क्या है। कोई ऐसा खर्चा आउटस्टैंडिंग है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, लाइक वेजेस आ जाए अगर फॉर एग्जांपल, तो वेजेस किस में जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाए तो जितनी वेजेस हैं उसमें ये ऐड हो जाएगा टू के नाम से, समझे। जितनी वेजेस हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस उसमें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर बाय चांस यहाँ सैलरी आ जाए, एडवर्टाइजमेंट आ जाए, कोई ऑफिस एक्सपेंस वगैरह आ जाए आउटस्टैंडिंग, तो वो किस में प्लस होगा बच्चे, P&L में। जो खर्चे हम P&L में लिखते हैं उसमें उस खर्चे में आउटस्टैंडिंग को क्या कर दो, ऐड, क्योंकि इसी साल के खर्चा है लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है, तो इसी साल का खर्चा तो प्लस तो करना ही पड़ेगा ना इस साल में दिखाने के लिए। और लाइबिलिटी साइड इसलिए दिखाएंगे कि अभी पेमेंट करनी बाकी है, तो वो हमारी क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, समझ आया। और प्रीपेड इसका उल्टा। प्रीपेड का मतलब क्या है, प्रीपेड का मतलब पहले ही पेमेंट कर दी। अब 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक लोगों ने काम करना था, मैंने 1 मार्च को ही उनकी सैलरी की पेमेंट कर ली, समझ रहे हो, या फिर 1 अप्रैल को ही मैंने पेमेंट कर दी, अगले साल की मैंने अगले महीने की पेमेंट कर दी, तो वो प्रीपेड हो गया, जो हमारे लिए एसेट बन गई कि हमने पेमेंट कर दी, अब बस काम ही होगा, हमें कोई पेमेंट नहीं करनी, समझ रहे हो, कि काम करवाना है अब लोगों से, तो वो हमारी एसेट बन जाएगा, समझे। और वो हमारी प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस उस रिलेटेड एक्सपेंस से क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, समझे। अब देखो इसको समझो पहले, बुक क्या कहती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये वो एक्सपेंसेस हैं, कहता विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं की है साल में उसकी, ठीक है, एट द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इन अदर वर्ड्स जो बेनिफिट है इन एक्सपेंसेस का वो तो हमने ले लिया ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन पेमेंट करनी अभी बाकी है। फॉर एग्जांपल, फर्म ने 1000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पे किया और अभी हमने सिर्फ 11000 ही पे किए। तो मुझे एक बात बताओ, पूरे साल हमने 12 मंथ बिल्डिंग को यूज किया, 1000 पर मंथ से 12000 का हमें रेंट पे करना था, पेमेंट हमने सिर्फ 11000 की, तो जो 1000 बच गया हमारा, वो हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, एक तो P&L में जब रेंट दिखाएंगे उसमें ऐड कर देंगे रेंट में, ये अभी 12000, देखो हमें तो पूरे साल का खर्चा दिखाना है, और एक हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन द अदर हैंड, on the one hand will be added to the concerned expense, उस expense में प्लस हो जाएगा on the debit side of trading and P&L account, and on the other hand asset बैलेंस शीट की liability साइड में हम इसको शो करेंगे। तो एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन्स को जिनकी पेमेंट अभी करनी बाकी है। ये चीज समझ आई। फॉर एग्जांपल देख लो, कहता है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस देख लो। अगर एक ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है कि वेजेस गिवन है 2,20,000 की और सैलरीज गिवन है 55,000 की, और नीचे गिवन है कि 20,000 की वेजेस और 5,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो आउटस्टैंडिंग की वजह से वेजेस बढ़ गई, वेजेस नॉर्मली कितने की थी 2,20,000 की, लेकिन 20,000 की वजह से वेजेस बढ़ गई, तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, खर्चा बढ़ गया तो वेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होगी, लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। ऐसे सेम सैलरी में ऐड होगा तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। और अगर इसको मैं फाइनल अकाउंट्स में, जो हमें सीखना है मेन वो ये कि अगर इसमें मैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाती हूँ उस टाइम पे जितनी मेरी कितनी थी वेजेस ऑलरेडी कितनी थी बच्चे, वेजेस यहाँ थी 2,20,000, कितनी थी
2,20,000 और 20,000 आउटस्टैंडिंग। तो मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो करूंगी, देखो 2 वेजेस 2,20,000 और ऐड कर दूंगी आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो टोटल वेजेस कितनी है 2,40,000। ये बात समझ आई। और सैलरी का खर्चा कहाँ जाता है, P&L में, ठीक है। तो सैलरी पेड 55,000 और 5,000 की आउटस्टैंडिंग हो गई, तो सैलरी पेड कितना आएगा यहाँ पे, टू सैलरी 55,000 और आउटस्टैंडिंग 5,000, तो टोटल सैलरी 6,000। और जो हमने दोनों चीजें आउटस्टैंडिंग लिखी 20,000 ये 5,000 ये दोनों किसमें चलेगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड 20,000 और 5,000। ये बात समझ आई कि हमने आउटस्टैंडिंग को, आपको जो याद करना है वो ये करना है कि जो आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग का खर्चा कौन सी दो जगह जाता है, एक तो P&L या ट्रेडिंग अकाउंट में उस कंसर्न्ड एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा, वही देखो कंसर्न्ड एक्सपेंस में प्लस हो गया, और एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड उसको अलग से दिखाएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट में आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से दो अकाउंट में इसका कैसे आपको इफेक्ट शो करना है, ठीक है। और हाँ, अगर मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो एक ही जगह जाएगी। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो सिर्फ लायबिलिटी साइड में लिखी जाएगी, जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, है ना, तो इसीलिए समझ आया। ये था आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड इसका बिल्कुल उल्टा होता है। प्रीपेड वो एक्सपेंस है जो हमने अगले साल के खर्चे आज ही कर दिए, ठीक है, वो चीज आ जाएगी। देखो इसमें एग्जांपल होगा, कहता दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ। तो इस साल हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, और लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो अगले साल मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑन द वन हैंड इसको हम उस एक्सपेंस में से डिडक्ट कर देंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग में हमने प्लस किया कि पेमेंट करनी बाकी है इस साल की, और प्रीपेड का मतलब है अगले साल की पेमेंट अभी कर दी, तो अब उसको क्या कर दिया, माइनस कर देंगे ताकि इसी साल का पता लगे, है ना। और सेकेंडली उसको हम एसेट साइड दिखा देंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम शो करेंगे कि हमने पहले ही पे कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम बताया इसने, इंश्योरेंस अकाउंट उसका 20,000 की इसने पेमेंट की, जिसमें से उसने कहा 5,000 हमने प्रीपेड पेमेंट की है, तो जिसकी वजह से इंश्योरेंस में से माइनस होगा तो इंश्योरेंस कम हुई, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। जब खर्चा कम होगा तो क्रेडिट, और एसेट बन रही है तो डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस क्या आ गया 5,000। और अगर फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो इंश्योरेंस कहाँ जाती है, P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में जब मैं इंश्योरेंस लिखूंगी 20,000, उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस को मैं माइनस करूंगी। आउटस्टैंडिंग में हम कंसर्न्ड एक्सपेंस में प्लस कर रहे थे, प्रीपेड में हम कंसर्न्ड एक्सपेंस में माइनस करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग में वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जा रहा था, और प्रीपेड में वो किसकी साइड जाएगा, एसेट, क्योंकि हमने पहले ही पेमेंट कर दी है, समझ आया। और अगर इन द ट्रायल बैलेंस है तो सिर्फ एसेट साइड जाएगा ये, ठीक है, फिर वो किसी अकाउंट उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। तो अभी तक हमने दो हमने करी, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको आता ही है, उसके अलावा हमने दो की जो आज की क्लास में की है। पहली आउटस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूं, बताओ फटाफट याद करो कौन सी दो साइड इसका इफेक्ट होगा। एक तो कंसर्न्ड एक्सपेंस में वो प्लस हो जाएंगी, चाहे वो एक्सपेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट की 2 वाली साइड दिखा रहे हैं, चाहे P&L की 2 वाली साइड दिखा रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस है अगर उसका आउटस्टैंडिंग है तो उसमें वो प्लस हो जाएगा। और सेकेंडली बैलेंस शीट की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग किस साइड जाती है, लायबिलिटी साइड जाती है। और अगर दूसरी बात करूं, हमने क्या किया, प्रीपेड की दो क्या होंगी कि वो एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, और प्रीपेड हमारी क्या है, एसेट साइड जाएगी। प्रीपेड किस में जाएगी, एसेट साइड। इतना समझ आया अभी तक, इजी, ठीक है, ये समझ आया। फिर एक और कर लो आज, वो है डेप्रिसिएशन। ये लास्ट आज यही करवाऊंगी, 3 ही एंट्रीज करवा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट की वैल्यू में कमी आना। तो मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा हुआ एक्सपेंस, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह दिखाना पड़ेगा। अगर तो ये ट्रायल बैलेंस में है तो हम इसको कहाँ दिखाते हैं, मतलब सिर्फ हम P&L में दिखाते हैं, राइट। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में हमें डेप्रिसिएशन गिवन है तो एक तो हम इसको P&L में 2 वाली साइड दिखाएंगे, खर्चा 2 डेप्रिसिएशन जितने का भी हुआ, और एक हम उसको, एक तो हमने 2 एक्सपेंस P&L में दिखा दिया, दूसरा हम उसको बैलेंस शीट में जिस एसेट का डेप्रिसिएशन है उस एसेट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या है, एसेट की वैल्यू कम होना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, समझ रहे हो। तो इसीलिए एक तो एसेट में से कम करके दिखा देंगे, एक हमारा ये खर्चा होगा तो P&L में 2 वाली साइड दिखा देंगे, राइट। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, देखो फाइनल अकाउंट में विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, क्योंकि ये लॉस या एक्सपेंस है। ऑन द अदर हैंड जो कंसर्न्ड एसेट है उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे इसमें क्या था, मशीनरी और फर्नीचर गिवन था हमें, मशीनरी 5 लाख और
फर्नीचर 80,000 और नीचे गिवन था मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम और फर्नीचर को 20% पर एनम के हिसाब से हमें डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, तो पहले की हुई अपन ने डेप्रिसिएशन से मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू फर्नीचर, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्या हो जाएगा क्रेडिट, बढ़ती है तो डेबिट, ये करवा रखा है राइट। सो 5 लाख का 20% 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा 50,000, 80,000 80,000 का 20% 16,000, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ 66,000 क्या लग गया डेप्रिसिएशन। तो इसको बैलेंस शीट वगैरह में कैसे शो करेंगे, देखो P&L में करेंगे तो शो टू डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे 50,000 फर्नीचर पे 16,000 है ना, और बैलेंस शीट में मशीनरी 5 लाख की थी, 50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो कितने की रहेगी 4,50,000 की, और वहीं पे हमारे फर्नीचर 80,000 का था, 16,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी रहेगी 64,000। इजी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उसको दो जगह, कौन सी जगह दिखाया बच्चे, डेप्रिसिएशन को हम दिखाएंगे, एक सेकंड को, ये रहा। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो वो दो कौन सी साइड आया, एक तो P&L में 2 वाली साइड गया राइट, खर्चा है हमारा, और एक बैलेंस शीट में उस कंसर्न्ड एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कंसर्न्ड एसेट में से माइनस कर देंगे। समझ आया। तो आई होप आपको तीनों एडजस्टमेंट समझ आई होंगी, विद एग्जांपल हमने कर लिए हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन इसका बेसिक क्लियर कर लो पहले, ठीक है। सो इसको करो, आज की क्लास में यही था तीनों एडजस्टमेंट, अगली क्लास में हम और कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.